योर मनी में आपका स्वागत है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों ही फाइनेंशियल प्लानिंग के अहम हिस्से हैं और लेकिन कब किस जरूरत के हिसाब से इन्हें खरीदना है, इसकी सही जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। योर मनी में आज हम करेंगे दोनों पर ही चर्चा और साथ ही बताएंगे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक करने के क्या है नुकसान। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे मेहमान है रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है वो है देहरादून से दुर्गेश कुमार। हर्ष, बेसिकली जानना चाहते हैं कि ये अपने गोल्स के मुताबिक क्या इन्वेस्टमेंट शुरू इस वक्त कर सकते हैं या नहीं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का अब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ गोल अपने लिए सेट किए हुए हैं। इन्हें अगले 3 साल में चाहिए 5 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के लिए और अगले 5 साल में चाहिए 20 लाख रुपए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और इनकी मंथली सैलरी 31,000 है और किसी फार्मा कंपनी में फिलहाल काम करते हैं। इस वक्त डिटेल्स उन्होंने हमें दी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी है। जहां तक अगर हम इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो इन्होंने कहा है कि इन्हें जो प्रॉपर्टी खरीदनी है वो करंट रेट 20 लाख का है या आगे चल के वो 20 लाख की होगी 5 साल के बाद जब ये टारगेट कर रहे हैं। उसकी कोई क्लैरिटी फिलहाल हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करनी है। तो मेरे ख्याल से दुर्गेश के साथ साथ बाकी तमाम दर्शकों को भी हम बता सकते हैं कि बाजार में निवेश करने का तरीका, खासतौर से अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो कैसे करें। और साथ ही जो बहुत बड़ा सवाल योर मनी में अक्सर हमें पूछा जाता है कि क्या निवेश करने का ये सही समय है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वेल कविता, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मार्केट में या कोई भी म्यूचुअल फंड में या कहीं भी आप निवेश करते हैं तो कौन सा सही टाइम है। बिल्कुल, नॉर्मली ये सवाल तब आता है जब आप मार्केट के जो लेवल है उसे कंपेयर करते हैं। अब आप कहते हैं कि फरवरी से जब मार्केट बढ़ चुका है तो अभी मैं निवेश करूं कि नहीं करूं। ना ये पॉइंट है कि मार्केट को टाइमिंग आप कभी टाइम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप जान ऑल यू नो कि आज की तारीख में जो लेवल है वो शायद एक नया बेस बन रहा हो या ये आज की तारीख में हाई भी हो सकता है। तो क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम होता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला था और क्या उसका बॉटम लेवल है, तब आप SIP का रूट लेते हैं। दैट इज एग्जैक्टली द रीजन। अगर आपको मालूम होता कि आज ये बेस है तो आप सब कुछ बेच के आप आज मार्केट में निवेश करते। अगर आपको मालूम है कि ये आज सबसे पीक है तो आप सब कुछ बेच देते। सो द पॉइंट है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तभी आप SIP का रूट लेते हैं। और जब आप SIP का रूट ले रहे हैं तो उसका पर्पस है कि आप हर लेवल जो मार्केट का है उसमें आप निवेश करते रहें। अगर आप SIP कर रहे हैं 10 साल की और आज आपने एक इंस्टॉलमेंट दिया है, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट आज एक पहली गई है, तो अगर मार्केट उसके बाद बढ़ता है तो आपको उसी इंस्टॉलमेंट में प्रॉफिट होना है और घटना है तो उसी इंस्टॉलमेंट में घटना है। जब आप नेक्स्ट मंथ में आप ऑब्वियसली सेकंड इंस्टॉलमेंट आप ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं तो आपका एवरेज होते रहता है। तो ये एक एडवांटेज SIP का है जिससे आपको मार्केट टाइमिंग नहीं करनी पड़ती। अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें, अभी पहली बात है पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी है कि उसके आप SIP भी करते हैं तो उसमें भी कई बार हमारे पास सवाल आता है कि हम महीने की बिगिनिंग में करें कि महीने की एंड में करें। टाइमिंग उसमें भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसमें लोग अपनी अपनी इनपुट्स देते हैं, बोलते हैं कि मार्केट हमने ऑब्जर्व किया है कि महीने के स्टार्टिंग में मार्केट ऊपर रहता है। आई डोंट नो वो कहां से कंक्लूजन आते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि हम महीने की 1 तारीख को करें कि 15 को करें। अगर हम एक थोड़ा स्टेटिस्टिक्स देखें, एक लंबे पीरियड का स्टेटिस्टिक्स देखें, जो डेटा और जो रिजल्ट हमारे पास है वो थोड़ा पुराना है, लेकिन एक आइडिया आ जाएगा आपको कि इसका रिटर्न्स में कितना फर्क पड़ता है। एक स्टडी थी 1979 से 2001 तक की, तो ये करीबन 22 साल का टाइम स्पैन हो गया। अब दो इन्वेस्टर्स ले लीजिए। एक इन्वेस्टर है जिसने हर टाइम जब SIP किया मार्केट उस महीने का सबसे टॉप में था। तो बेसिकली अनफॉर्चुनेट इन्वेस्टर आप कहेंगे कि जब भी निवेश किया उसी महीने का वो टॉप में इन्वेस्ट किए हैं। और जो अगर हम 22 साल का रिटर्न देखें तो उनको जो रिटर्न्स आया है SIP के जरिए वो है 14.19%। ओके। उसके अगेंस्ट में एक दूसरे उनके नेबर हैं जो बहुत लकी रहे हैं, जब भी उन्होंने निवेश किया उस महीने का सबसे बॉटम लेवल था। तो वो बहुत ही लकी रहे कि हमेशा उन्होंने मार्केट के लो में हर महीने का निवेश किया है।
जब हम 22 साल बाद उनका रिटर्न देखते हैं तो वो आता है 14.69%। तो जो डिफरेंस है वो करीबन 0.45% का है, 45 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है या 50 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो ये हो जाता है मार्केट टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप बेस्ट पीरियड या वर्स्ट पीरियड भी लेते हैं, डिफरेंस हाफ अ परसेंटेज पॉइंट का है। ऑब्वियसली 25 22 इयर्स ओवर तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन आपको अगर ये पॉसिबल होता करना, देन यू विल गो इन टाइम द मार्केट। अदरवाइज आप सिंपली जब आपका कैश फ्लो परमिट करता है उस दिन तभी भी आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाजार में क्या सही समय है वो देखना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हर्ष, आप भी सहमत होंगे शायद इस बात से कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसको लंबी अवधि के लिए करें ताकि आप बाजार के उतार चढ़ाव से बच सके और इनफैक्ट उसे फायदे की तरह इस्तेमाल कर सके। एब्सोल्युटली, आपको कम से कम 2 या 3 साइकिल आपको मार्केट की मिलनी चाहिए, तब आपके एवरेजिंग सही तरीके से होगा। आपने अगर 1 साल के लिए किया मार्केट खाली ऊपर चढ़ रहा है तो आपका एवरेजिंग ठीक नहीं हुआ है। बिल्कुल। सो आपको 2 या 3 साइकिल मार्केट में लेने चाहिए, और वो 2 या 3 साइकिल आपको करीबन 10 ईयर्स का पीरियड में मिलता है। तो तभी हम कहते हैं इक्विटी लॉन्ग टर्म्स में अच्छा होता है। एग्जैक्टली। अब अगर हम दुर्गेश जी के सवाल पे अगर आते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे दुर्गेश जी आप निवेश की शुरुआत तो तुरंत कर सकते हैं। ये जैसे कि आपने पूछा है कि मैं कब से शुरू करूं और क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए और जब भी आपको ठीक लगे आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि हर्ष ने बताया कि जब कभी कैश फ्लो आपके हाथ में हो तो आप निवेश की शुरुआत कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे उनके गोल्स में आना चाहूंगी। 2 ही गोल्स बताए हैं इन्होंने, और कितना खर्चा है और कितना बचा पाते हैं और कितनी निवेश की क्षमता रखते हैं इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हम इन्हें ब्रॉडली कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग इनकी करनी चाहें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? वेल कविता, अगर हम देखें इनकी उम्र अभी जो है वो 33 इयर्स की है, और इन्होंने जो गोल्स प्लान किए हैं वो अच्छी बात है। इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि 3 साल बाद इन्हें एक गाड़ी चाहिए, 5 साल बाद इन्हें घर चाहिए, और अमाउंट भी उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। वो इन्फ्लेशन लेके रखा है कि नहीं, दैट वी आर नॉट एज ऑफ नाउ, वी डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन, तो हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन क्योंकि ये 33 इयर्स के, इनका कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि ये एक स्टेप आगे जाएं और वो सारे अपने गोल्स को एनलिस्ट करें। उन्होंने अभी खाली सिर्फ 2 शॉर्ट टर्म गोल्स को एनलिस्ट किया है। आप सारे गोल्स को एनलिस्ट करिए कि देखिए कि आपको रिटायरमेंट के लिए जरूरत है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आपके और भी कुछ जो गोल्स आने वाले हैं लॉन्ग टर्म भी हैं। इसका फायदा क्या होता है, हम सभी के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल कैश फ्लो है उसी बेसिस पे हमें अपने सारे गोल्स मीट करने होते हैं। तो जब आप सारे गोल्स को डिफाइन कर लेंगे, फिर आप उसे क्वांटिफाई कर लेंगे कि रिटायरमेंट के लिए मुझे एक्स अमाउंट जमा करना है, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इतने प्रोविजंस बनाने हैं, कोई और अदर कंटिजेंसीज हैं, तो उसका फिर आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं कि वो मुझे अचीव करने के लिए कितने पैसे निवेश करने हैं, और फिर आप अपने कैश फ्लो से मैच करेंगे। अब वो अमूमन ये होता है कि आप कैश फ्लोज आपके डेफिनेटली कम पड़ते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इससे आपको क्या करना होगा, आपको प्रायोरिटाइज करना शुरू करना होगा कि जो मुझे 3 साल बाद गाड़ी चाहिए, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं? नहीं तो मैं शायद उसे पोस्टपोन करूंगा या उसे ड्रॉप करूंगा। ठीक है। तो इस प्रकार दुर्गेश जी, मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि आप सारे गोल्स को एक प्लान एनलिस्ट करिए और फिर आप प्रायोरिटाइज करिए कि आपको कौन से पहले एड्रेस करने हैं, और फिर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो इसके लिए आपके लिए बेहतर होगा, आप क्लीन स्लेट पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलें और ये पूरा एक्सरसाइज उनके साथ बैठ के सारी इंफॉर्मेशन देके आप ड्रॉ आउट करें तो उनके लिए बेटर होगा। आप चाहें तो योर मनी पे फिर से अपना सवाल भी भेज सकते हैं, अपने सारे गोल्स को लाइन अप करके, और अपनी निवेश क्षमता हमें बता दें, और साथ ही अगली बार अगर आप सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर हमें दें। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां से ले टर्म प्लान और नया कारोबार शुरू करने के लिए कैसे जोड़े पैसे करेंगे आपके फाइनेंशियल लक्ष्य पूरे करने में मदद, इस ब्रेक के बाद। यार मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपके निवेश पर सटीक सलाह। मेरे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन रुंगटा। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। मुंबई से लक्ष्मीकांत है फोन लाइन पे। नमस्कार लक्ष्मीकांत जी, सवाल पूछें। मैडम, मैं एक मैनेजर हूँ बंधन में, और मेरी मंथली इनकम है 23,000। अभी तक मैंने कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है। तो मैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके थ्रू मैं मैक्सिमम 60% रिस्क ले सकता हूँ मेरी मनी के लिए। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपकी सालाना आय क्या है, आप हर महीना कितना बचा लेते हैं और कितनी की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? मैं मंथली 6 to 7,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और आपके गोल्स क्या हैं?
मैडम मुझे लगभग 3 लाख रुपए लगेंगे 2 साल के बाद घर के लिए। 5 से 7 लाख लगेंगे 10 साल बाद एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर 6 से 7 लाख रुपए लगेंगे चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। ओके। इन्फ्लेशन रेट कंसिडर नहीं किया है। अच्छा। और रिटायरमेंट का मैं सोच रहा हूँ कि 2 से 3 करोड़ लगेंगे कंसिडरिंग इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, मुझे ये बताइए आपने इंश्योरेंस क्या लिया है? पार्डन? इंश्योरेंस? नहीं, इंश्योरेंस कोई भी लिया नहीं है अभी तक। ठीक है, चलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की यहाँ शुरुआत करते हैं। तो हर्ष, जैसे कि सवाल मेरे सामने मैं देख रही थी, लक्ष्मीकांत जी को बताना पड़ेगा कि इन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से कम से कम अपनी गोल लाइनअप किए हुए हैं। इनको पता है इनको कितने साल के बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, और काफी रिसर्च वर्क भी की है उन्होंने, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये रिस्क एपेटाइट इनकी काफी अच्छी है और ये थोड़े से ग्रोथ फंड्स और डाइवर्सिफाइड फंड्स में दिलचस्पी रखते हैं और म्यूचुअल फंड के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा काम किया है आपने लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर योर मनी की टीम से कांग्रेचुलेशन। आपके गोल्स पर आते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे पहले आई थिंक इनको टर्म प्लान रेकमेंड करना बहुत ही जरूरी होगा। इनके पास इंश्योरेंस कवर इन प्रोटेक्शन नहीं है अपने लिए। एब्सोल्युटली। अगर हम देखें लक्ष्मीकांत जी, आपने बताया आपके मेल में कि आप जस्ट न्यूली मैरिड हैं और आपकी वाइफ जो है वो होम मेकर है। आपकी जो फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपका है वो आपने बहुत ही मेटिकुलसली सारे गोल्स अपने डिफाइन किए हैं, टाइम पीरियड डिफाइन किया है, आपने अपने रिस्क एपेटाइट भी खुद ही इवैल्यूएट कर ली है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आपने गोल्ड में निवेश करने का भी जिक्र किया है, आप पीपीएफ में ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा लक्ष्मीकांत जी, आप शुरू इस प्रकार करिए। आप अभी तो पहले एक टर्म प्लान दीजिए जो आपकी इनकम के मल्टीपल होना चाहिए। आप शुरू करने के लिए चाहें तो मैं आपको जो सुझाव दूंगा, मेरा प्रेफरेंस ये होगा कि आप अगर 75 लाख से 1 करोड़ का इंश्योरेंस अगर लेते हैं ऑनलाइन टर्म पॉलिसी के जरिए, आपको ये पूरा कवर जो है वो करीबन 10 to 12,000 रुपीज पर एनएम की कॉस्ट में मिल जाएगा। तो इससे आपका एक जो लाइबिलिटीज हैं, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, वो सारे आपके फाइनेंशियली कवर हो जाएंगे। दूसरा, नेक्स्ट 1 ईयर का एक लाइन ऑफ एक्शन अगर हम बता दें तो आपने गोल्स स्पेसिफिकली डिफाइन किए हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जब अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं आप अभी कोई भी गोल्स के साथ मैप नहीं करिए, क्योंकि आपकी नई शादी हुई है, आपके एक्सपेंसेस जो हैं अभी बढ़े हैं, आपका एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। आप कोई भी कमिटमेंट आज की तारीख में ओवर स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मत लीजिए। तो आप प्लान इस प्रकार करिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट जो भी आज की तारीख में आपका खर्चा काटने के बाद जो पैसे बचते हैं वो आप निवेश करिए। आपने 6 to 7,000 रुपीज आइडेंटिफाई किया है, आप उस प्रकार शुरू करिए, एक कॉमन पूल बनाइए, उसी कॉमन पूल में आप निवेश करते रहिए। कोई भी गोल से फिलहाल मैप नहीं करिए, आपने स्पेसिफाई कर दिया है फिर भी आप मैप मत करिए। आप जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो आपका जो गोल है वो आप मिनिमम 3 इयर्स के बाद ही आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स है। और मैं आपको इक्विटी से आपका निवेश शुरू करने की सलाह दे रहा हूं। आपको 3 फंड्स बता दूं जिसमें आप ये पैसे निवेश कर सकते हैं। पहले आप चूज करिए HDFC टैक्स सेवर और उसमें आप 3,000 रुपया करिए। इसका एक कारण है, आपकी इनकम आपने बताई और आपने आपका अगर हम बेसिक एग्जामिशन लिमिट देखें तो वो 2.5 लाख है। उसके ऊपर आपके पास करीबन 60,000 रुपीज का लिमिट रहता है कि आप निवेश कर सकते हैं और उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और क्योंकि आपकी इनकम सालाना 3,12,000 आसपास है, अगर आप पीपीएफ में 2,000 रुपए ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, ये 3,000 रुपए जब आप टैक्स सेविंग फंड में करते हैं तो आपको पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा और आपकी पूरी इनकम जो है वो आउट ऑफ टैक्स लिमिट हो जाएगी। 80C में आपको 60,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो HDFC टैक्स सेवर में आप 3,000 रुपया निवेश करिए। बाकी का जो आपका इन्वेस्टमेंट है 6,000 कर रहे हैं तो 3,000 रुपया बचेगा, 7,000 कर रहे हैं तो 4,000 रुपया रहेंगे। वो आप इक्वली डिवाइड करिए इन 2 स्कीम्स में, ICICI प्रू डायनामिक फंड और IDFC निफ्टी फंड। ये 3 फंड से आप अपना निवेश शुरू करिए। साथ में यहाँ पर ये पीपीएफ में कंटिन्यू कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, पीपीएफ में वो कंटिन्यू करते रहेंगे तो इस प्रकार इनका 80C का भी लिमिट पूरा कंप्लीट होकर इनकम पूरी टैक्स फ्री हो जाएगी। बिल्कुल। 1 साल के बाद जब आपका ये जो कैश फ्लोज हैं उसमें आप सेटल हो जाएंगे, आपकी न्यू लाइफस्टाइल में सेटल हो जाएंगे, तब आप अपने गोल्स को अभी स्पेसिफाई करिए जो आपने कर रखे हैं, उसमें फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स मैप करना शुरू करिए। तब आपको पता चलेगा कि आपको शायद और निवेश करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो 6 और 7 हजार रुपया महीने का आप करेंगे इससे आपके सारे गोल्स मीट नहीं होने वाले।
तो इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से आपको रखने हैं गोल्स, कौन से आपको रीवैल्यू करना है कि कुछ आपको कम भी करना पड़े, शायद कोई आपको प्रायोरिटाइज करके आपको नॉक ऑफ करना पड़े कि ये चीज आप नहीं खरीद सकते या ये गोल आप मीट नहीं कर सकते। तो वो डिसाइड कर सकते हैं, ये चीज आप डिसाइड करेंगे 1 साल बाद। एक और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा उन्होंने, इन्हें फिजिकल गोल्ड में निवेश करना है, ईटीएफ में दिलचस्पी नहीं रखते, मेरे ख्याल से किसी गोल्ड फंड में भी निवेश नहीं करना चाहते हैं। तो अगर अपने हम लोग एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो गोल्ड होना जरूरी है कम से कम 10 से 12%, तो क्या फिजिकल गोल्ड ये खरीद सकते हैं? वेल, गोल्ड एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में होना है 10% तक आपका इन्वेस्टेबल गोल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, ज्वेलरी आप एक्सक्लूड करिए, उसके बाद जो आप निवेश करते हैं उसका 10% आप गोल्ड में खरीद सकते हैं। अब इन्होंने वेरी स्पेसिफिकली लिखा है फिजिकल गोल्ड ही खरीदना है और गोल्ड ईटीएफ नहीं खरीदना है, सो वी रिस्पेक्ट दैट। हालांकि हम जानते हैं कि पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आप गोल्ड खरीदते हैं उसमें काफी एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मन बना रखा है फिजिकल गोल्ड खरीदना है, यू कैन गो हेड और आप फिजिकल गोल्ड में अपना एलोकेशन करके 10% तक आप डेफिनेटली रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एनपीएस को लेके भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रिटायरमेंट के लिहाज से एनपीएस में निवेश करना चाहिए या नहीं? वेल, अगर आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और एक एन्युटी या पेंशन चाहते हैं तो वो चीज के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। एनपीएस एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको पेंशन प्लान्स देती हैं। तो फिलहाल कोई भी कमिटमेंट ऑब्वियसली लेना नहीं है, जो मैंने इन्हें पहले भी कहा है। 1 साल बाद अगर इन्हें चाहें तो एनपीएस के फीचर्स समझ सकते हैं। हालांकि माय पर्सनल व्यू हमेशा ये रही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए अपना एक कॉर्पस बनाते हैं रिटायरमेंट के, वो कॉर्पस आप फिक्स डिपॉजिट में रख दीजिए या कोई बॉन्ड्स खरीद लीजिए, टैक्स फ्री बॉन्ड्स है फॉर एग्जांपल, उसका जो इंटरेस्ट आता है वो पेंशन ही कहलाता है। सो वो एक उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, जो आप चूज करते हैं कि आपको 100% इक्विटी में रहना है कि नहीं रहना है, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, सब चॉइस आपकी रहती है। तो आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग भी फिलहाल इक्विटी के जरिए ही करिए। 1 साल बाद आपको अगर कोई कमिटेड प्लान लेना है तब आप सोचिएगा, नॉट एज ऑफ नाउ। चलिए, तो लक्ष्मीकांत जी यहाँ पे 3 फंड्स के नाम आपको मैं फिर से बता देती हूँ। एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड, दूसरा आईसीआईसीआई प्रू डायनेमिक फंड और आईटीएफसी निफ्टी फंड। ये 3 फंड में आपको अपने निवेश की शुरुआत करनी है और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे अपने निवेश को भी बढ़ाइए और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब योर मनी से आज मिल गया होगा और इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बच्चों के लिए पैसे जोड़ने के लिए क्या खरीदे, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। में आपका फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं निवेश से जुड़े आपके सवालों के जवाब। मेरे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन डोंटा। लेते हैं अगले वर्ष का सवाल। जलंधर से सुखविंदर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार सुखविंदर जी, सवाल पूछें। सत श्री अकाल जी। जी हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप जी। हाँ जी, मैंने आपको मेल भेजा था। मेरे ना एक 8 साल का बेटा है, 6 महीने की बिटिया है मेरी। ठीक है। मैं उनके फ्यूचर के लिए एक फंड जोड़ना चाहता था और मुझे फंड के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, तो ना ही मैंने आज तक कोई फंड लिया है। अच्छा। मैं उनकी एजुकेशन और मैरिज के बारे में कुछ फंड जोड़ना चाहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने खूब सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं, जिसमें से एक टर्म प्लान आपने लिया है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा आपके पास मेट लाइफ स्मार्ट गोल्ड भी है और मेट स्मार्ट प्रीमियम भी है और ट्रेडिशनल प्लान भी है और इनके आप प्रीमियम हर साल भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं कि आपको अपने बच्चों के लिए कहाँ निवेश करना होगा उनकी पढ़ाई और शादी के लिए। तो हर्ष, जैसा कि उन्होंने पोर्टफोलियो हमें दिया है, क्लियरली इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाया है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो नहीं बनाया है और मेरे ख्याल से इन्हीं गोल्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पॉलिसीज अपने पोर्टफोलियो में शामिल की हैं। लेकिन ये अप्रोच इतनी सही नहीं होगी अगर हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश के जरिए अगर टारगेट अचीव करने की बात करें तो। ऑब्वियसली सुखविंदर जी, आपने जो पॉलिसीज ले रखी हैं वो थोड़ी मतलब इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने ले ली है, आप शुरू कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 लाख आपकी सालाना इनकम है, उसका 70,000 आप सालाना प्रीमियम भर रहे हैं। वेल, फॉर द मोमेंट मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि जैसे आप चल रहा है वो करिए। आपका पहला एक जो चेंज आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में करने की जरूरत है वो ये है कि आपने टर्म प्लान जो लिया है वो LIC का लिया है, आपका 25 लाख का कवर है और आप 11,000 रुपया प्रीमियम भर रहे हैं। यही चीज अगर आप एक ऑनलाइन टर्म पॉलिसी लेते हैं तो 11,000 रुपए में आपको डबल कवर मिलने की ऑप्शंस हैं। सो आपकी जो लाइफ कवरेज है सेम प्रीमियम पे आपको डबल कवरेज मिलेगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप LIC का टर्म प्लान बंद कर दीजिए और एक ऑनलाइन पॉलिसी अप्लाई करिए जो मार्केट लीडर्स हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिनके अच्छे हैं,
HDFC है, ICICI, कोटक या SBI, इन कंपनीज में से किसी का भी आप एक टर्म प्लान, ऑनलाइन टर्म प्लान ले लीजिए और LIC की पॉलिसी बंद कर दीजिए। जहां तक आपने निवेश की बात की है अपने बच्चों के हिसाब से, वेल अभी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो 10 इयर्स एंड अबव है। आपकी जो एल्डर सन है वो है 8 साल के, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट आएगी 10 साल की मिनिमम पीरियड है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए करिए। स्कीम का नाम भी मैं आपको बता दूं, HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप निवेश करना शुरू करें, दोनों बच्चों के नाम से ही करें, और एक म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो बच्चों के नाम से आप फोलियो क्रिएट करें और उसमें निवेश करते रहें। इसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहें तो फंड्स को लॉक इन कर सकते हैं कि जब तक वो 18 साल की उम्र होगी उनकी, तब तक कोई भी उसमें से पैसे निकाल नहीं पाएगा, और 18 साल के बाद ये अवेलेबल होता है कि आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आप दोनों बच्चों के नाम से ही शुरू करें, SIP के जरिए उन्हीं फोलियोज में निवेश करते रहें, और जब 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद जैसे आपको पैसे की जरूरत होगी वो आप उसमें से निकालते रहिए। तो ये एक अच्छा तरीका होगा आपके लिए, आपके एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। साथ ही सुखविंदर जी, बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों की पढ़ाई शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक गोल लाइन अप करना होगा, यानी कितने सालों के बाद आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद शादी के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। इससे ये होगा कि आपकी निवेश रणनीति थोड़ी सी और डिफाइन हो जाएगी, थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी, आसान हो जाएगी, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं। आप चाहें तो अपने गोल्स को लाइन अप करने के बाद एक बार फिर अपना सवाल योर मनी को भेज सकते हैं, हम फिर से आपको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जरूर रेकमेंड करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे कि हर्ष ने आपको बताया है, आपको HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करने की जरूरत है। जल्द से जल्द ये काम कर लीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज शो पर आने के लिए, और योर मनी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।